हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है। अगर कोई भी अभी डे टू डे लाइफ में हम लोग बात करें, जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग पता ना चले कि ये मिक्सचर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ गोल्ड एंड कॉपर, गोल्ड के अंदर ज़्यादातर कॉपर मिलाया जाता है क्योंकि उसके अंदर कुछ वर्क कर सके हम लोग गोल्ड के ऊपर। अगर प्योर गोल्ड लेंगे ना हम लोग तो उसके ऊपर डायरेक्टली वर्क करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि गोल्ड के साथ थोड़ा कॉपर मिलाया जाता है तो इसके अंदर थोड़ा वर्क हो पाए। अगर ज़्यादा मात्रा में अगर कॉपर मिला दिया जाए तो गोल्ड की मात्रा कम हो जाएगी। उस हिसाब से वो लोग प्राइस में वेरिएशन करते हैं और प्रॉफिट कमाने के लिए सब करते हैं। मतलब एक टाइप का हम लोग बोलेंगे मिलावटी करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में पता नहीं चलता है। मतलब कोई भी एक टाइप का हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन ही हुआ। जैसे एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ डे टू लाइफ में। फ्लोराइड आइड इन वाटर, फ्लोराइड आइड होते हैं वाटर के अंदर लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है, अपने को पता नहीं चलता है। तो ऐसी सॉल्यूशन जो अपने को पता ना चले इसके अंदर कुछ मिलावट हुई गई लेकिन अपने को एक जैसे ही लगे कि वो एकदम ओरिजिनली है। ठीक है, तो अभी सॉल्यूशन हमको पता है कि इसके अंदर दो टाइप के मतलब दो पार्ट से मिला गया है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। आपको पता है सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट मतलब जो कम मात्रा में होता है, जो एकदम कम क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं बता दूँ आपको, अगर 100 ml का बीकर है उसके अंदर मैंने 100 ml पानी डाला है, सॉरी 90 ml पानी डाला है और 10 ग्राम शुगर डाला है। तो शुगर क्या हो गया, उसके अंदर कम मात्रा में 10 ग्राम वो सॉल्यूट हो गया, और जो सॉल्वेंट क्या हुआ, वाटर हुआ। जो 90 ml मैंने पानी डाला वो दोनों को मिला के सॉल्यूशन बन गया, क्योंकि शुगर डिजोल्व हो जाएगा सॉल्वेंट के अंदर तो वो सॉल्यूशन हो गया। अभी हम लोग उसी के बेस पे मतलब ऐसे याद रखो, सॉल्यूट मतलब जो कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है। एग्जाम्पल शुगर इन वाटर वाला एग्जाम्पल याद रखो, आपको याद रहेगा सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। ठीक है, अभी अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ये चैप्टर के अंदर हम लोग पूरा होमोजेनस मिक्सचर के बारे में स्टडी करने वाले। अभी टाइप्स ऑफ मिक्सचर दो टाइप के, पहला है होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजेनस मिक्सचर। अभी होमोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल ये सॉल्ट इन वाटर हो गया या शुगर इन वाटर हो गया। मतलब इसके अंदर हम लोग को पता नहीं चलेगा, एकदम सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। अगर वाटर के अंदर मैं शुगर डाल दूँ और उसको एकदम अच्छे से मिला लूँ, स्टेयर कर लूँ, तो वो शुगर का पार्टिकल्स हमको दिखेगा नहीं क्योंकि उसके अंदर अच्छे से डिजोल्व हो गया। उसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। और हेट्रोजेनस मिक्सचर को किसको बोलेंगे, जिसके अंदर हम लोग, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, पानी के अंदर मैं सॉइल मिला दूँ तो सॉइल पहले स्टार्टिंग में शेयर करूंगा तो ऊपर पूरा डिस्पर्स होगा, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। उसके वजह से क्या होगा कि अपने को ये दो अलग अलग लेयर दिखने को मिलेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो हम लोग ये पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में होमोजेनस सॉल्यूशन के बारे में ही बात करने वाले। तो हम स्टार्ट करते हैं, अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अभी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको पता है, एक सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर। फर्स्ट वाला हम लोग देखते हैं गैस सॉल्यूशन। आपको इतना पता चल गया सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होता है और सॉल्यूट कम क्वांटिटी में होता है। अगर मैं एग्जांपल फर्स्ट का देखो, गैस और गैस, मतलब सॉल्यूट भी गैस है और सॉल्वेंट भी गैस है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हमको पता है एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो वही वाला है रेशियो है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे गैस और दूसरा है गैस इन लिक्विड, सॉरी लिक्विड इन गैस। तो ज़्यादा अमाउंट में गैस है और उसके अंदर लिक्विड पार्टिकल है। एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म एक ऑर्गेनिक लिक्विड है, जो थोड़ा भी वो एक्चुअल में लिक्विड क्वांटिटी में होता है, जिसको थोड़ा भी ऐसा हीट रूम टेम्परेचर के हम लोग छोड़ देंगे ना तो अपने आप वॉलेटाइल, एक टाइप का वॉलेटाइल नेचर शो करता है, वो उड़ जाएगा क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म मिक्सड विथ नाइट्रोजन, अगर ये वाला एग्जाम्पल हो गया गैस इन लिक्विड। क्लोरोफॉर्म एक टाइप का ऑर्गेनिक लिक्विड है जो वॉलेटाइल है, इजीली मतलब उड़ जाएगा। तीसरा एग्जांपल है गैस इन सॉलिड इन गैस। तो इसके अंदर एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर हम लोग को पता है कपूर, वो एक टाइप का सॉलिड होता है। वो किसके अंदर, अगर नाइट्रोजन गैस के अंदर हो गया तो ये वाला एग्जांपल हो गया गैस सॉल्यूशन का पूरा। दूसरा है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर एग्जांपल है गैस इन लिक्विड, फर्स्ट वाला। गैस इन लिक्विड के अंदर आपको पता है वाटर, वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व होता है। जो भी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म है वो कैसे सर्वाइव करती है, क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व है, उसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ कर पाते हैं। तो ये वाला एग्जांपल बेस्ट है इसके लिए। सेकंड वाला है सेकंड है लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड का बहुत सारे एग्जांपल है। फर्स्ट है इथेनॉल इन वाटर, ये वाला बेस्ट एग्जांपल है। इथेनॉल इन वाटर, दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों इक्वल क्वांटिटी में, आपको पता नहीं चलेगा। थर्ड एग्जांपल है सॉलिड इन लिक्विड।
एग्जाम्पल है ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर, ग्लूकोज वाला भी एग्जाम्पल ले सकते हो, या शुगर डिजोल्व इन वाटर। ग्लूकोज क्या हो गया सॉलिड, और लिक्विड क्या हो गया वाटर, वही शुगर इन वाटर भी बोल सकते हैं या ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आता है सॉलिड सॉल्यूशन। अभी सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट है गैस इन सॉलिड, मतलब सॉलिड के अंदर कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है। एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम एक टाइप का मेटल है, मतलब उसको हम लोग कैटलिस्ट की तरह यूज करते हैं। वो मेटल क्या करता है, जो हाइड्रोजन आयंस रहते हैं ना सराउंड में जितने भी, वो उसको ट्रैप कर लेता है। जिसका एग्जाम्पल हो गया गैस इन सॉलिड का पैलेडियम, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है लिक्विड इन सॉलिड। एग्जाम्पल है अमेलगम ऑफ मर्क्यूरी विद सोडियम। सोडियम भी एक टाइप का मेटल है, मर्क्यूरी भी मेटल है, तो ये एमेलगम उसको Hg, तो ये वाला आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। थोड़ा लिक्विड जैसा बिहेवियर होता है मर्क्यूरी, इसके अंदर किसके अंदर है सोडियम मेटल होता है, उसके अंदर मतलब ट्रैप रहता है। अगला है एग्जाम्पल सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड का एग्जाम्पल कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। मैं आपको पहले वो बताया, गोल्ड के अंदर कुछ कॉपर मिलाया जाता है क्योंकि उसके गोल्ड के ऊपर हम लोग इजीली वर्क कर सकते हैं, मतलब कुछ भी बनाना होता है तो उसकी वजह से गोल्ड पे इजीली हम लोग वर्क करना इजी रह जाता है। कोई भी ज्वेलर्स वो लोग वही करते हैं, एकदम प्योर गोल्ड पे वर्क करना क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए थोड़ा कॉपर इसके अंदर मिलाया जाता है। ये हुआ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अभी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके अंदर हम लोग कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि कितना अमाउंट, ऐसा याद रखो कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट। अभी अमाउंट कितने अमाउंट में प्रेजेंट है वो हम लोग को जानना है, तो उसको हम लोग मास के बेस पे भी जान सकते हैं, वॉल्यूम के बेस पे भी जान सकते हैं। पहला देखो मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। मास के अंदर है पहला वेट बाय वेट। वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ, पहला वाला क्वांटिटी सॉल्यूट वाला है, दूसरा वाला सॉल्वेंट वाला है। तो उसका मतलब मैं बोलूँ 10 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व इन 90 ml ऑफ वाटर, सॉरी 90 ग्राम ऑफ वाटर, या कोई भी दूसरा वेट के बेस पे, हम लोग को वेट के बेस पे लेना है इसलिए मास के बेस पे। दूसरा देखो पीपीएम, मास के अंदर पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मतलब 10 कितना होगा 6। एग्जाम्पल जैसे पार्ट्स पर मिलियन ज़्यादातर काउंट किया जाता है किसके लिए होता है, जो बहुत ज़्यादा कम मात्रा में कोई भी पार्टिकल रहता है उसको हम लोग को मेजर करना होगा, या उसको एकदम जो भी एकदम स्मॉल अमाउंट में होता है उसको मेजर करना रहता है, हम लोग ज़्यादातर उसको पीपीएम में मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बता दूँ, जैसे CFC होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो एकदम कम मात्रा में होता है। अगर मैं बोलूँ 5 ppm ऑफ CFC, उसका मतलब क्या हुआ कि मैं कोई भी एक जगह से 1 मिलियन मतलब 10 लाख पार्टिकल को जमा करूंगा, उसमें से 5 पार्टिकल क्या होंगे CFC के होंगे। तो मतलब ऐसा याद रखो पीपीएम मतलब एकदम स्मॉल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग पीपीएम यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ये भी मास के अंदर आता है। बाद में आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी आपको पता है, फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ, जो आपने 11th में पढ़ा है वही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय लिटी में क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्वेंट आएगा, वो आपको ध्यान देना है। तो मोलैलिटी हो गया। अगला है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी आपको पता है। और इस साइड पे देखो वॉल्यूम बे, फर्स्ट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, उसका मतलब अगर मान लो 10 ml ऑफ इथेनॉल डिजोल्व इन 90 ml ऑफ वाटर, मतलब पहला वाला सॉल्यूट दूसरा वाला सॉल्वेंट। अगला है मास बाय वॉल्यूम, मतलब 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 90 ml ऑफ वाटर, तो ये हुआ मास बाय वॉल्यूम। अगला है मोलैरिटी। मोलैरिटी के अंदर आपको फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर, मतलब ये लीटर के बेस पे आ रहा है, मतलब वॉल्यूम के बेस में बात करें। ये सब मेजरेबल क्वांटिटी, ये सब इसकी यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए। मोलैरिटी की क्या होता है, मोलैरिटी की क्या होती है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट उसका फॉर्मूला दिया गया है उसके एग्जाम्पल के साथ। अभी मैंने इधर नीचे लिखा है, ये जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और ये मास है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कैसे, अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट की बात करूँ उसका मतलब क्या हुआ, अगर वॉल्यूम के अंदर, मतलब जो भी वॉल्यूम है उसके अंदर अगर टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ तो वॉल्यूम पे असर पड़ेगा। जैसा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, अगर पानी रखा है तो क्या होगा, पानी इवोपरेट होगा, मतलब जो भी पानी अंदर रखा है, जो बीकर के अंदर, जो भी वेसल के अंदर, वो उड़ेगा, मतलब कम होते जाएगा, मतलब वॉल्यूम के ऊपर असर आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। मतलब जो भी वॉल्यूम वाले जितने भी है ना उसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट, और जो भी मास वाले उसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जैसे कोई भी मैं 50 kg मास ले लूँ, अगर मैं कोई भी उसको टेम्परेचर पे मेजर करूँ लेकिन उसका मास 50 kg रहने वाला है, उसको मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे मेजर करूँ
या 50 डिग्री सेल्सियस पे करूँ, 15 डिग्री सेल्सियस पर करूँ, उसके डिपेंड करता है कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी है उस हिसाब से। लेकिन उसके मास में कोई चेंज नहीं आने वाला, जितना मास पहले रहेगा ये टेम्परेचर पे 15 डिग्री सेल्सियस पे, उतना ही टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस पे भी उतना ही वो मास रहने वाला है। इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के। अब इसके कुछ फॉर्मूला है, आपको एनसीईआरटी में सबका फॉर्मूला याद करना है, उसके बेस पे सब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। मैं कभी भी क्लास स्टार्ट करूंगा तब आपको पूरा न्यूमेरिकल सिखा दूंगा, अभी मैं पूरा थियरी बेस पे ही अभी जा रहा हूँ, तो आप थोड़ा समझने की ट्राई करना। पहला है मास परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट। इसका फॉर्मूला आपको याद करना है, मास ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ टोटल कंपोनेंट इनटू 100। इसका एग्जांपल है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज आपने डिजोल्व किया 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर, मतलब जो भी सॉल्यूशन हो उसके अंदर, मतलब तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, मास परसेंटेज वेट बाय वेट। सेकंड है वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसके अंदर भी एग्जांपल ले लो, 10% इथेनॉल इन 100 ml ऑफ वाटर। 10% का मतलब क्या हुआ, 10 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 ml ऑफ वाटर। अगला है पार्ट्स पर मिलियन, इसका भी फॉर्मूला है, वो आपको मतलब 10⁶, मैंने वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो एग्जांपल दिया पीछे वैसे ही आपको एग्जांपल रखना, मतलब जो भी इसका फॉर्मूला में से वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय द वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय 10⁶, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो 10⁶ आपको पता होता है क्या होता है, 10⁶ मतलब 10 लाख। तो आपको मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पीछे एग्जांपल दिया, वैसे करके आप समझ लो इसको, इसके बेस पे से भी सम पूछा जाते हैं। अगला है मोल फ्रैक्शन, जो आपने 11th में किया था वही, Na अपॉन Na प्लस NB। सबके सिर्फ फॉर्मूला याद होने चाहिए, क्योंकि सम्स में यही सब से आपको सॉल्व करना रहेगा। अगला है मोलैरिटी और मोलैलिटी। मोलैरिटी भी आपको पता है, मोलैलिटी भी पता है। ठीक है, अभी मैं अगले साइड पे जा रहा हूँ। एनसीईआरटी से आपको सबका इसका फॉर्मूला और सम्स प्रैक्टिस करने हैं, जो एग्जाम्पल में दिए गए पहले उसको ही प्रैक्टिस करो। अगला है सॉल्युबिलिटी। अभी सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जैसे सॉल्यूट डिजोल्व हुआ सॉल्वेंट के अंदर तो बन गया सॉल्यूशन। जैसे शुगर, सॉल्यूट हो गया हम लोग का शुगर, सॉल्वेंट हो गया वाटर, दोनों को डिजोल्व करके हम लोग का बन गया सॉल्यूशन। अभी ये एक टाइप का डायनेमिक रेशियो है। डायनेमिक मतलब देखो, ये मैंने ए साइड भी एरो किया है और इस साइड भी एरो किया, मतलब ये साइड का रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर सॉल्यूशन बन गया तो ये सॉल्यूशन वापस सॉल्यूट भी बन सकता है और वापस सॉल्वेंट भी बन सकता है। जैसे सॉल्यूशन, अगर शुगर इन वाटर की बात करूँ या सॉल्ट इन वाटर की बात करूँ, तो सॉल्ट अगर डिजोल्व हो गया सॉल्वेंट के अंदर तो अभी वो सॉल्यूशन बन गया। अगर मैं क्या करूँ, उसको हीट कर दूँ तो क्या होगा, अगर मैं कोई डिस्टिलेशन एपरेटस में अगर उसको हीट करूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी हीट होगा, जो पानी होगा वो इवोपरेट होकर हम लोग बाजू वाले में दूसरे जो भी साइड में जो रिसीवर होगा उसके अंदर पानी वापस कलेक्ट कर सकते हैं और नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ सॉल्ट बच जाएगा। तो उसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, एक टाइप का डायनेमिक मिक्सचर है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉलो करता है कि ये सॉल्यूट सॉल्वेंट, अगर सॉल्यूशन बन सकता है तो सॉल्यूशन से वापस सॉल्वेंट और सॉल्यूट भी वापस बन सकता है। एग्जाम्पल मतलब पहले मैंने लिखा, अगर सॉल्यूट ए है हम लोग का और सॉल्वेंट बी है, तो अभी सॉल्यूशन बनने के लिए क्या होगा, एक सॉल्यूट इधर का पार्ट, एक सॉल्वेंट इधर का पार्ट, मतलब ए बी का मिक्सचर बनेगा। अभी ए बी का मिक्सचर बना मतलब ये सॉल्यूशन बन गया। अभी ए बी सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर ए बी तो बहुत सारे होंगे। अभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ए बी को, मतलब इसके अंदर ए बी है, उसके अंदर ए वापस रिएक्ट कर ले और वापस ए सॉल्यूट बना ले और वापस सॉल्वेंट बना ले। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉलो करता है सॉल्युबिलिटी। मतलब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में अच्छे से मिल जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। कितना ज़्यादा सॉल्यूबल है उससे डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्वेंट हम लोग ले रहे और सॉल्यूट कौन से। अभी ये दो टर्म फॉलो करता है, पहला है डिसोल्यूशन और दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन। डिसोल्यूशन का मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाना, जैसे ए और ए बी, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या बन गया, सॉल्यूशन, वैसे ए और ए बी बन गया, तो उसको हम लोग क्या बोले, अच्छे से डिसॉल्व हो गया, इसको हम लोग बोलेंगे डिसोल्यूशन। दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मतलब नीचे का वापस हम लोग को सॉल्यूट वापस मिल जाएगा सॉल्यूशन में से। कैसे मिलेगा, जैसे ये सॉल्यूशन बना उसके अंदर से वापस ए पार्टिकल भी इसके अंदर रिएक्ट कर सकते हैं, बी भी मिल सकते हैं, क्योंकि ए बी तो सॉल्यूशन के अंदर बहुत सारे होंगे, जिसके वापस हम लोग ए सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं, वापस सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। जो सॉल्यूट होंगे वो नीचे प्रेसिपिटेट होकर नीचे बैठ जाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। मतलब प्रेसिपिटेट होकर जो भी सॉलिड पार्टिकल होगा वो वापस हम लोग वापस रिवर्सिबल कर सकते हैं। अब ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इधर तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा रिवाइंड करके वापस देख लेना। अभी ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ज़्यादातर वो टेम्परेचर बेस और प्रेशर बेस।
अभी मैं पहले प्रेशर की बात करता हूँ। प्रेशर के अंदर सॉलिड और लिक्विड पे असर नहीं करता है प्रेशर। एग्जाम्पल, जैसे अगर सॉलिड है कोई भी, अगर मैं इसके ऊपर कोई भी कितना भी प्रेशर लगा दूं, जैसे कोई डस्टर है या बेंच है, तो इसके ऊपर प्रेशर लगा दूं, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है सॉलिड के ऊपर। और अगर लिक्विड ले लूँ, अगर लिक्विड के अंदर भी कितना भी प्रेशर कोई बॉटल के अंदर मैंने लिक्विड भरा है, और बॉटल को कितना भी प्रेस करने की ट्राई करूँ, लेकिन वो तो अपना शेप वैसे ही मेंटेन रखने की ट्राई करेगा क्योंकि अंदर लिक्विड है। लेकिन गैस के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी गैस के अंदर क्या, अगर मैं कोई भी कंटेनर के अंदर गैस भर दूं, अगर इसको प्रेस करने की ट्राई करूँ, तो गैसेस एक टाइप का हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिबल है। तो प्रेशर के रिलेटेड अगर सॉल्युबिलिटी की बात करूँ, तो वो सिर्फ एप्लीकेबल है गैस मॉलिक्यूल के अंदर। इसीलिए इसका एग्जाम्पल है, जैसे हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है, तो उसका मतलब हम लोग ने क्या किया, प्रेशर से जो भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो लिक्विड के अंदर डिजोल्व किया है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर वही होता है। तो आप वो वाला बेस्ट एग्जाम्पल समझ सकते हो। और टेम्परेचर बेस के अंदर जो भी, जैसे एग्जांपल, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। आप सोच रहोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होती है, वो याद रखना। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, वापस बोल रहा हूँ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होगी। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो भी सीज ओशन में जो भी एक्वेटिक लाइफ फॉर्म है, वो ज़्यादातर समर सीजन में अच्छे से मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते। उन लोगों को ज़्यादातर कोल्ड क्लाइमेट दिया जाता है, क्योंकि समर सीजन में क्या होता है, ज़्यादा हीट पड़ती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो एकदम कम हो जाती है, उसकी वजह से एक्वेटिक ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। और लेकिन वैसे कोल्ड कंडीशन में और अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर कम रहेगा तो सॉल्युबिलिटी हायर रहेगी, उसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ फॉर्म आर बेस्ट सर्वाइव इन द कोल्ड कंडीशन। ये आपको ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैं गैसेस के बेस पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर कोई सॉलिड है, अगर तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। जैसे एग्जांपल अगर सॉलिड की बात करूँ तो जैसे एग्जांपल है शुगर। अगर मैं शुगर को ऐसे ही हाथ से अगर मैं स्टेयर करता हूँ, तो हाथ से स्टेयर करूंगा तो उसको टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं उसको हीट दे दूँ तो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा फटाफट। तो ये सॉलिड के बेस पे और गैस के बेस पे उल्टा है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये ज़्यादातर ले चैटरिस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। इसमें दो चीज़ बताना भूल गया, दो वर्ड आते हैं, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी आपको पता होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि अगर कोई भी मैं शुगर ले लूँ और वाटर ले लूँ, एक टाइम ऐसा आएगा, मैं शुगर को वाटर के अंदर डिजोल्व कर रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे शुगर और ज़्यादा डिजोल्व नहीं होगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, जिसके अंदर मैं और शुगर और ज़्यादा मिला सकता हूँ, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इधर तक शायद समझ में आ गया होगा सबको। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं हेनरीज लॉ पे। जैसे फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। अभी हम लोग गैस कितना सॉल्युबल है लिक्विड, मतलब हेनरीज लॉ ने बेसिकली ये बोला था कि प्रेशर लगाओ, कोई भी गैस के ऊपर जितना प्रेशर लगेगा उतना ही वो सॉल्युबल होगा लिक्विड के अंदर। तो ये हेनरीज लॉ ने बोला था। एग्जाम्पल बाजू में मैंने किया है, ड्रॉ किया है। एक जैसे बीकर है, अंदर वाटर समझ लो, सॉल्वेंट है मतलब पानी समझ लो, और ऊपर गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो पहले गैस मॉलिक्यूल, इसके अंदर ऊपर से वो ये पिस्टन है, पिस्टन से इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तो जितना फोर्स लगाऊँ उस हिसाब से ये गैस मॉलिक्यूल पानी के अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट होंगे। मतलब ये गैस मॉलिक्यूल एक टाइप का रैंडम मोशन रहता है, वो अंदर भी जाते जाएंगे, वैसे वैसे थोड़े थोड़े ऊपर भी आते रहेंगे, मतलब एकदम रैंडमली मूव करते रहते हैं। अभी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पे, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पे जो भी ये गैस मॉलिक्यूल है, ये लाइन पे मतलब वाटर के सरफेस के ऊपर, जो ऊपर वाले ये जो आपको दिख रहे, एक टेम्परेचर, वापस बोल रहा हूँ, एक टेम्परेचर या एक प्रेशर पे, एक फिक्स टेम्परेचर एक प्रेशर पे, एक ये सरफेस के जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो एक साथ जब प्रेशर लगाएंगे वाटर के सरफेस के ऊपर, तो हम लोग उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसको बोलेंगे, जो सरफेस के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल होंगे, एक टेम्परेचर, एक फर्स्ट फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे जो भी प्रेशर लगाएंगे वाटर सरफेस के ऊपर, वाटर के ऊपर, तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। तो जितना प्रेशर लगाएंगे तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज मोल फ्रैक्शन। इधर लिखा है पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे समझो, एक टाइप का सॉल्युबिलिटी बेस्ड है, ठीक है। तो अभी जितना ज़्यादा मैं प्रेशर लगाऊंगा उतना ज़्यादा मेरी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो जैसे प्रोपोर्शनलिटी में हटाता हूँ तो इधर क्या लग जाता है, केएच लग जाता है। केएच मतलब क्या होता है, हेनरीज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है इधर तक। अभी केएच आपको पता चल गया, हेनरीज कांस्टेंट। अभी मैं ये जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैं नीचे लेके जाऊँ, पी के नीचे, तो के एच इधर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच इज इक्वल टू
P अपॉन X, मतलब क्या हो जाएगा, ये मोल फ्रैक्शन। अभी मैं अगर KH बढ़ाता हूँ एट अ गिवन प्रेशर, एक टेम्परेचर में मैं समझ लेता हूँ, प्रेशर को अगर मैं कांस्टेंट कर लेता हूँ, मतलब एक फिक्स प्रेशर ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी KH की वैल्यू बढ़ाता हूँ, ये X अगर नीचे आ गया तो ये मोल फ्रैक्शन कम होगा, उसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो ऐसे याद रखो, कभी भी KH बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये साइड नीचे आ जाएगा। आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में अगर एक बढ़ता है तो नीचे वाला घटता है, दूसरा वाला। तो जैसे जैसे मैं KH का वैल्यू इंक्रीज करूंगा तो सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। लिक्विड के अंदर जो भी गैस की सॉल्युबिलिटी होगी लिक्विड के अंदर वो डिक्रीज होगी। तो हम लोग इससे क्या पता कर सकते हैं हेनरीज लॉ से, अगर कोई भी हम लोग को गैस की सॉल्युबिलिटी पता करनी है कि वो कितनी सॉल्युबल है ये वाटर के अंदर या कोई भी लिक्विड के अंदर, हम लोग KH से पता कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक KH की वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पे हम लोग मेजर करेंगे। मतलब पहले कम लेंगे, कम टेम्परेचर पे मेजर करेंगे KH की वैल्यू, ज़्यादा टेम्परेचर पे मेजर करेंगे। ज़्यादातर उससे क्या पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पे, गिवन प्रेशर, हम लोग को पता चलेगी कि ये गैस की सॉल्युबिलिटी कितनी है लिक्विड के अंदर। तो KH से हम लोग वो पता कर सकते हैं। तो ऐसा याद रखो, जितनी ज़्यादा कम होगी KH की वैल्यू, जितनी ज़्यादा कम होगी KH की वैल्यू उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है, जो भी गैस होगा वो लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना गैस कितना सॉल्युबल है लिक्विड के अंदर। अगला है टेम्परेचर, अगर मैं डिक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर अगर मैं डिक्रीज करता हूँ तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस। ये आपको मैंने एक्वेटिक लाइफ फॉर्म वाला मैं एग्जांपल दिया था। जैसे गर्मी के सीजन में, वही वापस गर्मी के सीजन में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ, जो टेम्परेचर बढ़ गया तो उसके वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज लेस। क्यों क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, उसकी वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी ऑक्सीजन की। उसकी वजह से क्या होगा, जो एक्वेटिक लाइफ फॉर्म में इजीली सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा, मतलब कोल्ड वेदर में सॉल्युबिलिटी गैस की इंक्रीज हो जाएगी, जैसे ऑक्सीजन जो भी होगा एक्वेटिक लाइफ फॉर्म इजीली तब उधर अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। ये हुआ हेनरीज लॉ। आई होप आपको इधर तक अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते, अब इसके एप्लीकेशन 3 है। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक, दूसरा है स्कूबा डाइवर्स और थर्ड है एनोक्सिया। अभी देखो, फर्स्ट वाला आपको पता चल गया, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब जो भी सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो भी बबल्स फॉर्म करते हैं, जो भी हम लोग, अगर सॉफ्ट ड्रिंक आपने पिया होगा, आपको टंग के ऊपर एक हैजी साउंड जैसा, मतलब एक टेस्ट आता होगा, वो ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, वो गैस की वजह से आपको एक टेस्ट आता है, एकदम टिंगलिंग इफेक्ट जैसा होता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया हेनरीज लॉ का। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशराइज से सॉफ्ट ड्रिंक, मतलब सॉल्वेंट के अंदर भरा जाता है, क्योंकि जैसे आप लोग जो भी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल खोलते हैं तो एकदम फट से एकदम प्रेशर रिलीज होता है, क्योंकि उसको प्रेशर से भरा जाता है, क्योंकि हेनरीज लॉ पे बेस है। तो ये वाला एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा स्कूबा डाइवर्स। जो स्कूबा डाइवर्स होता है वो नीचे पूरा ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है। वो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ क्या क्या होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, हीलियम भी होता है। इसका रीज़न है, अगर हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन ही सिर्फ लेके जाएंगे ना पूरे स्कूबा डाइविंग करने के लिए, तो वो क्या हो, एक टाइप का सिर्फ ऑक्सीजन एकदम प्योर फॉर्म में होगा। अगर सिर्फ प्योर फॉर्म में अगर ज़्यादा मात्रा में अगर अपने ऑक्सीजन बॉडी के अंदर चला गया ना, वो अपने लिए एकदम टॉक्सिक रहता है, मतलब वो उसके अंदर लाइफ थ्रेटनिंग हम लोग बोल सकते हैं। तो इसके साथ में नाइट्रोजन और हीलियम भी दिया जाता है। अभी क्या होता है, स्कूबा डाइवर अगर एकदम नीचे ग्राउंड लेवल तक अगर सी के एकदम डेप्थ में जाता है स्कूबा डाइवर, तब क्या होगा, उसका पानी का जो ऊपर का जो भी प्रेशर है, वो पानी भी अपना पूरा प्रेशर उसके ऊपर लगा रहा होगा, मतलब स्कूबा डाइवर के ऊपर। तो वो प्रेशर ज़्यादा लगने के कारण क्या होगा, सिलेंडर में से जो भी वो सिलेंडर लेके जाता है उसके अंदर से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सब तेजी से वो पूरा ब्रेथ कर पाएगा, ठीक है, पूरा अच्छे से ब्रेथ करेगा। लेकिन जैसे वो ऊपर आने स्टार्ट करेगा, तो ऊपर आना स्टार्ट करेगा तब क्या होगा, ऑक्सीजन तो चलो अपने बॉडी के अंदर चाहिए ही, डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे ऊपर आना ट्राई करेगा ना, तो जो नाइट्रोजन है जो भी डिजॉल्व हुआ होगा अपने ब्लड के अंदर, वो बाहर निकलने की ट्राई करेगा। तो बाहर निकलने की ट्राई करने में क्या होगा, एकदम हम लोग फास्ट से अगर ऊपर आ गए एकदम सी लेवल पे ऊपर, तो क्या होगा, एक नाइट्रोजन भी एकदम तेजी से बाहर निकलने की ट्राई करेगा। वो क्या करेगा, जो भी वेन्स होती है अपनी बॉडी के अंदर, वेन्स के ऊपर वो बबल फॉर्म में टकराएगा नाइट्रोजन, उसकी वजह से अपने वेन्स के ऊपर बैंड्स क्रिएट होगा। बैंड्स की वजह से क्या होगा कि अपने मेंटल पे असर पड़ेगा, अपने हेल्थ पे असर पड़ेगा, उसकी वजह से एक टाइप का लाइफ थ्रेटनिंग बोलेंगे। इसके लिए वो कंडीशन को मिनिमाइज करने के लिए स्कूबा डाइवर ज़्यादातर ऑक्सीजन भी रखते हैं, मतलब 3 ट्राइमिक्स होता है मिक्सचर, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और हीलियम होता है। हीलियम आपको पता है एक टाइप का इनर्ट गैस है,
वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं करने देता, मतलब वो रिप्लेस कर देता है नाइट्रोजन के साथ। इसीलिए कभी भी स्कूबा डाइवर है ना, एक साथ में जैसे एकदम डेप्थ में जाते और एकदम ऊपर आने के लिए एकदम तुरंत ही नहीं आ जाते, वो थोड़ा देर मतलब थोड़े थोड़े ऊपर लेयर पे थोड़ा रहते, फिर बाद में एकदम ऊपर आते। तो एक साथ भी ऊपर आएंगे तो उसके बैंड्स क्रिएट हो गए, उसकी वजह से वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन प्रोड्यूस कर सकता है। तीसरा है एनोक्सिया। एनोक्सिया से पहले एक हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया हम लोग बोलेंगे माइल्ड कंडीशन है, और एनोक्सिया एकदम सीवियर कंडीशन है। माइल्ड मतलब एकदम थोड़ा कम, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हो जाता है। बाजू में मैंने एग्जांपल जैसे ड्रॉ किया है, ये समझो एक आदमी है, ठीक है, जो एक पर्सन है, ये एटमोसफियर है पूरा, ये एटमोसफियर इसके ऊपर पूरा इतना प्रेशर लगा रहा है, उसकी वजह से वो अच्छे से इधर ऑक्सीजन ब्रीथ कर पा रहा है। इसके लिए इधर इधर तक पहुंचने के लिए एटमोसफियर बहुत ज़्यादा जगह है, उसकी वजह से प्रेशर भी ज़्यादा है, उसकी वजह से वो ऑक्सीजन इजीली ब्रीथ कर पा रहा है। ये समझो बाजू में मैंने एक माउंटेन जैसा ड्रॉ किया, अगर माउंटेन के ऊपर चढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, ये ऊपर वाला, ऊपर में एक पर्सन है, यही पर्सन है, अभी इधर क्या होगा, प्रेशर एकदम कम हो गया, क्योंकि एटमॉस्फेयर से प्रेशर इतना कम आ रहा है। अगर प्रेशर कम हो गया ना, तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी जो ब्रेथ करने की है वो भी कम हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन कम हो जाएगा अपने बॉडी के अंदर, तो हम लोग को एक सिम्टम, डिजीज डेवलप होगा, सिम्टम्स डेवलप होगा, जैसे हाइपोक्सिया बोल सकते हैं। उसके अंदर मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, उसकी वजह से अपने मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है बहुत सारा। अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन पे हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे एनोक्सिया। तो इधर तो आपको पता चल गया होगा, मतलब ज़्यादा हाइट पे आपने देखा भी होगा, ज़्यादा हाइट पे जो भी माउंटेनियर जो कैरी करते वो भी ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ नाइट्रोजन, मतलब वो सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम लोग ऊपर हाइट पे जाते जाते हैं तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी कम होती जाती है। तो ये हुआ है एग्जाम्पल, एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। नेक्स्ट बात करते लिक्विड इन लिक्विड। इसके अंदर पहले हम लोग बात कर रहे थे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, अब हम लोग बात करेंगे सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड, मतलब दोनों लिक्विड ही है। तो जैसे उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब दो कंपोनेंट है ए और बी, ठीक है, वो दोनों बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट, वो दोनों एक टाइप वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वो जल्दी से उड़ जाता है, जल्दी से उड़ जाता है। तो इसके अंदर दो कंपोनेंट समझो ए और बी, ए बीकर लिया है मैंने, बीकर के अंदर दो कंपोनेंट है ए और बी। इसके अंदर क्या होगा, दोनों वॉलेटाइल है। अभी वॉलेटाइल होने की वजह से क्या होगा, ऊपर से मैंने इधर ढक दिया, ए कंपोनेंट भी इधर बाहर निकलेगा और इधर से बी कंपोनेंट भी साथ में वॉलेटाइल होकर बाहर निकलेगा। तो इसके अंदर क्या होगा, दोनों वॉलेटाइल है, मतलब ये इसके अंदर, और रॉल्स लॉ और हेनरीज लॉ में बस इतना फर्क है। हेनरीज लॉ में क्या हो रहा था, पार्शियल प्रेशर लग रहा था। पार्शियल प्रेशर मतलब जो भी सरफेस के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो प्रेशर लगा रहे होंगे, ये सॉल्वेंट के ऊपर हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। ये पूरा वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल लिक्विड मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर। वेपर मतलब वेपर, हम लोग के ये सरफेस के ऊपर कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। इसका ये हो गया रॉल्स लॉ का एग्जांपल। मतलब क्या हो गया, मतलब दो बाइनरी सॉल्यूशन, वापस बता रहा हूँ, दो बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी मतलब दो कंपोनेंट है ए और बी, और दोनों वॉलेटाइल है। अगर सिर्फ सिंगल कंपोनेंट होता ए, अगर समझो इसमें सिंगल कंपोनेंट होता ए, तो वो इजीली बाहर जल्दी फटाफट उठ जाता। अगर दो कंपोनेंट डाल दिया ए और बी, तो इसका कुछ वॉलेटिलिटी ए और इसका कुछ वॉलेटाइल अलग है, मतलब वो थोड़ा टाइम लगता होगा वॉलिटी उड़ने के लिए, इवोपरेट होने के लिए इसको थोड़ा कम टाइम लगता होगा। उसके वजह से एक दूसरे में मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन है, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब एक दूसरे रेजिस्ट कर दे। और इसकी वजह से क्या होगा, दोनों कंपोनेंट जैसे ऊपर जाएंगे वापस नीचे आएंगे, वैसे करके मतलब इधर मॉलिक्यूल्स घूमते रहते हैं, क्योंकि ऊपर से मैंने ऊपर ढक दिया है। अभी क्या होगा, एक टाइम पे जो सरफेस के ऊपर एक टेम्परेचर और एक प्रेशर के ऊपर, सरफेस के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो एक साथ प्रेशर लगाएंगे ये सॉल्वेंट के सरफेस के ऊपर, उसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल वेपर प्रेशर। तो रॉल्स लॉ ने क्या बोला था, पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स सॉल्युबिलिटी। जैसे मैं इधर प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूँ तो इधर लग जाता है इसका कांस्टेंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को पी नॉट बोला गया है। कांस्टेंट को बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। कभी भी ऊपर नॉट आता है, मतलब ऐसे जीरो जैसा लिखा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर लिक्विड, मतलब प्योर लिक्विड का प्रेशर, ठीक है। अगर मैं इसका प्योर लिक्विड ले लूँ तो इसका कुछ प्रेशर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अगर वैसे ये ए कंपोनेंट का P1 मतलब ए कंपोनेंट, P2 मतलब दूसरा कंपोनेंट मतलब बी कंपोनेंट, ये दोनों को एक इसके अंदर हम लोग ने दो कंपोनेंट लिया था ना, ए और बी। अभी डाल्टन्स लॉ ने क्या बोला था, द सम ऑफ टोटल प्रेशर ऑफ ए एंड बी, मतलब टोटल प्रेशर इसके अंदर जितने भी होंगे कंटेनर के अंदर, वो सम ऑफ पार्शियल प्रेशर होंगे ए एंड बी का। तो जैसे डाल्टन्स लॉ का हम लोग देख लेते हैं, डाल्टन्स लॉ पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, मतलब एक कंटेनर के अंदर जितने भी मतलब गैस मॉलिक्यूल होंगे वो किसके इक्वल्स टू प्रेशर एग्जिस्ट करेंगे, इक्वल्स टू पी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ P1
प्लस सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ P2। हम लोग को पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ P1, इसका फॉर्मूला हम लोग क्या बनाया पीछे से, P1 मतलब P1 नॉट इंटू X1, इसका क्या बनेगा P2 नॉट इंटू X2, बस इसके अंदर रिप्लेस कर दिया P1 नॉट इज इक्वल टू X1, P1 के यहाँ पे P2 के यहाँ पे P2 नॉट इंटू X2। और हम लोग X हम लोग को पता है मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन का X1 प्लस X2 क्या होता है इक्वल्स टू 1, मतलब प्रोबेबिलिटी जैसा ही है। तो अगर मैं X1 की वैल्यू निकालनी होगी तो X2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा X1 की वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस X2, इसीलिए इधर जो X1 है X1 की यहाँ पे लिखा है 1 माइनस X2, इधर ये वापस एज इट इज डाल दिया। अभी ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू निकल के आएगी, अभी ये वैल्यू निकल के आई। अब इसके अंदर क्या किया X2 कॉमन निकाल दिया बाहर, और ये P टोटल का फॉर्मूला, मतलब इसके बेस पे ज़्यादातर डेल्टन्स लॉ के बेस पे एक आध क्वेश्चन आता है, तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्टली पुटअप करना है। ये प्योर कंपोनेंट का है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट का, ठीक है। तो ये डेल्टन्स लॉ इधर खत्म होता है। फिर है एक क्वेश्चन है, मतलब एक अगला टॉपिक है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कि रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ। मतलब इसके अंदर सिंपल है, मतलब रॉल्स लॉ हेनरीज लॉ एक जैसे ही है ज़्यादातर। ये ऊपर वाला जो है वो रॉल्स लॉ है, नीचे वाला है वो हेनरीज लॉ। इसके अंदर सिर्फ इतना फर्क है, इसके अंदर पी नॉट मतलब ये प्योर कंपोनेंट का है, इधर है के एच। मतलब इसके अंदर क्या फ़र्क है, जो के एच है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा उसके बेस पे के एच की वैल्यू भी चेंज होगी, लेकिन इधर ऐसा नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे रॉल्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कांस्टेंट का ही फर्क है, बाकी सब सेम है। तो ये एक बेस पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, मतलब अगर एक बीकर ले लिया, इसके अंदर अगर सिर्फ सॉल्वेंट है इधर, अगर वो उसको मैं हीट करता हूँ तो सब वेपर बन के ऊपर आएंगे, ठीक है। अगर इसके अंदर अगर मैं कोई सॉल्यूट मिला देता हूँ, सॉल्यूट समझो कोई भी शुगर सॉल्यूशन या कुछ भी, मतलब कुछ भी सॉल्यूट मिला देता हूँ, तो सॉल्यूट क्या करेगा, जो डिजोल्व नहीं हो सके वैसा अगर कोई सॉल्यूट मिला देता हूँ तो वो सरफेस के ऊपर इधर बैठ जाएगा। अगर इधर सरफेस के ऊपर बैठ जाएगा, ऊपर पानी के ऊपर, तो इधर सरफेस के ऊपर बैठ जाएगा, उसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो सॉल्वेंट की जो वेपर बनने की जो कैपेसिटी थी वो कम हो जाएगी। तो उसके बेस पे एक आपके एनसीईआरटी में टॉपिक है, वो एक बार रीड मार के देखना। ये भी इजी है कि मतलब जैसे अगर हम लोग ने इसके अंदर कुछ नहीं है, जैसे सॉल्यूट डालूंगा तो जो भी वेपर प्रेशर थी, जो भी वेपर बनने की जो कैपेसिटी थी ये सॉल्वेंट की, वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूट। बस इतना है, आज बस इतना ही ये वीडियो के अंदर। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आइडल एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन और आगे ऑस्मोटिक प्रेशर और सब डिस्कस करने वाला हूँ, मेल्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो सब। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना। थैंक यू।